आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में बात करते हैं नीतीश कुमार की। पटना में नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए। कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकारी कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम। अब ऐसे समझिए कि आप जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं हो और वो नेहरू जी पर कोई कार्यक्रम आयोजित कर दे तो आपको हैरानी होगी। ऐसे नीतीश कुमार पटना सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। और इसी अभी तो वैसे ही अटकलें लगाई जाती रहती हैं कि अब कहीं नीतीश जी कहीं फिर से तो नहीं सोच रहे हैं, उनके और बीजेपी के बीच में फिर से कोई बातचीत तो नहीं शुरू हो गई है, कहीं बहुत ज्यादा दबाव तो नहीं लालू यादव का बन गया है। तरह तरह की बातें होने लगती हैं। इसके अलावा ये एक बात थी, इससे एक से दूसरी बात जोड़ करके यूं देखी गई कि INLD का एक कार्यक्रम था उनका, एक कैथल में, हरियाणा में देवीलाल जी की जयंती का कार्यक्रम था। वहां पर वो आमंत्रित थे, नीतीश कुमार वहां शामिल होने के लिए नहीं गए। तो ये भी कहा गया कि भाई आप अपने अलायंस पार्टनर के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए सरकार कार्यक्रम करती है बिहार की। तीसरा इशारा तब मिला जब उनसे उसी कार्यक्रम में बाहर निकलकर सवाल हुआ कि रमेश भिदुड़ी ने, बीजेपी के सांसद ने ऐसा ऐसा कहा दानिश अली के लिए, आपको क्या कहना है इस पर? आप क्या सोचते हैं, क्या कहा होगा नीतीश कुमार ने? जाहिर है वो ये कहते कि बहुत खराब कहा, ये बीजेपी वालों की आदत ये है, देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, देश को बांट दिया है, देश की पार्लियामेंट में ऐसी बातें होने लगी हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इन तीनों विषयों पर नीतीश कुमार का जो जवाब था मैं आपको दिखाता हूं। बाकी सब लोग भी इससे सहमत थे, जो थे वो नहीं आते हैं तो उन्हें जाने, उससे क्या मतलब, हम तो सबका सम्मान करते हैं। कैथल में आज जाना था सर, कैथल का जो कार्यक्रम है आज वहाँ पे एक बड़ा आयोजन भी किया जा रहा है, उसमें आप नहीं गए सर, उसको लेकर हरियाणा जाना था, कैथल हम तो कितना जगह जाते हैं, सब जगह जाते रहते हैं, कोई बात तो थोड़ी। तो जहाँ जाना होता वहाँ जाते ही है, ऐसा कोई बात नहीं। भिदुड़ी ने कहा जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर दानिश अली जो BSP के MP है उनको टिप्पणी की संसद में, इसे कैसे देखते हैं? संसद के वो सब छोड़िए, वो सब कोई मतलब नहीं, कौन क्या बोलते रहता है उससे हमको क्या लेते रहता है, इसको जो मन में आवे करे। अब नीतीश कुमार जी से जो सवाल जवाब हुआ, इसकी खूबसूरती ये है कि आप पहले सवाल पर तीसरा जवाब लगा दीजिए और तीसरे सवाल पर दूसरा जवाब लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं, या अपने मन मुताबिक स्वाद अनुसार कहीं से भी कुछ भी मिला करके कर दीजिए, तो आपको अंतर पता नहीं चलेगा। नहीं सरोज, मुझे हंसी आ रही है, हालांकि हंसना नहीं चाहिए किसी नेता के ऊपर, लेकिन दुर्भाग्य भी है अगर किसी नेता के और इतने महत्वपूर्ण नेता के बयान पर हम लोगों को हंसी आ जाए, तो आप सोचिए कि उस राज्य का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और आपने जो कहा ना कि इस सवाल का जवाब यहाँ लगा दीजिए, यहाँ का वहाँ लगा दीजिए, आप पहचान नहीं पाएंगे। ये कोई पुराने जमाने का भाइयों का कपड़ा थोड़ी ना कि एक थान से निकाल के और सबका बन गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो देश की राजनीति को तय करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर देश की जनता उद्वेलित है, चर्चा कर रही है। और दीनदयाल उपाध्याय जी आपके आइडियोलॉग हो सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन हर संवेदनशील व्यक्ति को, जिसको कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को, या जिसको हम कहते हैं सबसे कमजोर को हाथ पकड़ना हो। लेकिन आपसे सवाल पूछे गए जिनके राजनीतिक निहितार्थ हैं और आपको यही नहीं समझ में आ रहा है। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि हर सवाल पत्रकार पूछते हैं तो अपने दाएं बाएं घूम के सेक्रेटरी या दूसरे नेता से वो क्या पूछते हैं। मैं मतलब मुझे कहते हुए थोड़ा सा असहज हो रहा है, लेकिन नीतीश जी शायद अब ऐसे बड़े कामों के लिए थोड़ा सा अनुपयुक्त हो गए। उनके ऊपर दबाव बहुत है, उनको आराम की आवश्यकता है, और कम से कम आज जो ये बोल रहे हैं उसमें तो बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। मैं पूछ लेता हूं सीधे सीधे आपसे, आप कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी अब चीफ मिनिस्टर होने के लिए फिट नहीं है? निश्चित तौर पर, और ये पहली बार नहीं है। मुझे वो लाठीचार्ज वाला बयान याद है, कहां क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उसके बाद आप देखिए जितने भी ऐसे चीज होते हैं, चीफ मिनिस्टर इन कमांड होता है, उसके निर्णय होते हैं। और चीफ मिनिस्टर छोड़िए ना, नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं। नीतीश जी समाजवादी धारा के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम की, उनके जिसको कहते हैं ना कि हर चीज की हनक हुआ करती थी।
और अगर कोई भी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ दिखे तो उसको उस कुर्सी पर रहने का हक अधिकार नहीं रह जाता। विजय जी, कैसे देखते हैं आप सवाल जवाबों का जो देखिए, सिलसिला था? मैं समझता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ रहें और स्वस्थ हों। अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यदि जैसे त्रिपाठी जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। अगर वो स्वस्थ हैं तो इन सारे सवालों के मतलब बहुत सारे हैं। यदि स्वस्थ दृष्टि से देखा जाए नीतीश कुमार जी को, तो हर सवाल का एक पॉलिटिकल मायने है। इनफैक्ट तीनों सवाल पॉलिटिकली लोडेड सवाल है। दीनदयाल जी की जयंती पर जाना, वो ठीक बात है कि वो एकात्म मानववाद की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर विचारधारा के से अलग दूसरी विचारधारा जिसमें प्रिय भी हो, बेहतर भी हो, तब भी जाने की हिम्मत नहीं करता। और जब भारतीय जनता सरल नहीं है, मतलब बिहार सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया था, बिहार सरकार उसमें गए हुए हैं। तो बिहार सरकार कार्यक्रम आयोजित कर रही है दीनदयाल जी पर। इसमें दीनदयाल जी के सम्मान की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या कोई ऐसा कर सकता है जैसा आपने जिक्र किया कि नेहरू के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है? दूसरी तरफ उसी दिन देवीलाल जी, जो खुद भी समाजवादी और पूरी की पूरी पिछड़ी जाति की राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के बड़े नेता रहे हैं, वो वहां वो नहीं जा रहे। तीसरा सवाल है रमेश विधुड़ी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी है ना, सबने निंदा की है। उसको वो छोड़, सीधी बात आनी चाहिए। हाँ, उसको वो निगले नहीं बन रहा, निगले नहीं बन रहा, पार्टी में परेशान है। उसको वो उन्होंने रमेश विधुड़ी के लिए इससे सॉफ्ट बयान तो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दिया होगा। तो दोनों चीजें, या तो वो पॉलिटिकली लॉडेड आप इसको देखें तो पॉलिटिकल मायने देखें तो एक तो हो सकता है लालू यादव का दबाव उन पर दिखाई दे रहा हो, दूसरा दबाव उनके, अभी वो इससे निकल नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उन्होंने फैसला सही किया है, गलत किया है, इंडिया में गए। नहीं, ये मैं तो देखिए, मैं सारे सवाल नहीं जाऊंगा जहां त्रिपाठी जी ने कहा और आपने भी कहा ऐसा ना हो, लेकिन जो एक शार्पनेस दिखाई देनी चाहिए, वो खासकर एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति के मन वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं। तो इसलिए तो फिर उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत, क्योंकि स्वस्थ रहना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उस पर ध्यान एक और बड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है देश की राजनीति में, उस पर भी आज, उसकी भी आज बड़ी चर्चा हो रही है। फिर संजीव जी के पास में जाता हूं। नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हुए ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री के कामकाज पर उन्हें 10 में से 8 नंबर दूंगा। आप सुनिए, नवीन पटनायक इतना खुल करके प्रधानमंत्री की तारीफ किस विषय पर कर रहे हैं और ये देश की राजनीति के बारे में क्या बता रहा है। The Prime Minister is concerned. I think if you give a criteria of 8 out of 10 marks. 8 out of 10, because of what he's done for foreign policy and also in various other matters too. Also, there's been less corruption in his government. अब नवीन पटनायक कोई घोषित सहयोगी नहीं है नरेंद्र मोदी के, उनके एनडीए का हिस्सा नहीं है। और उड़ीसा में अभी जब चुनाव होंगे तो विधानसभा का चुनाव और देश का चुनाव वहां एक साथ होता है, बीजेपी इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं भ्रष्टाचार कम हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, विदेश नीति पर खास तौर पर और विषयों पर भी 10 में से 8 नंबर वो दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका है कि विपक्ष की पार्टी जो एनडीए का गठबंधन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हो, 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं उनके विदेश नीति को लेकर और भ्रष्टाचार कम होने को लेकर। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी नवीन पटनायक की समय समय पर तारीफ करते रहे, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सहयोगी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के कार्यशैली का एक परिणाम है कि विपक्ष संबंधों की बात समीर जानते हैं कि संबंध तो इनके किसी से खराब नहीं है, लेकिन तारीफ किसी और की नहीं ऐसे करते देखा इनको, क्योंकि प्रधानमंत्री ने काम भी वैसे किए ना। अब जो व्यक्ति काम कर रहा है, देश के लिए समर्पित है, इसके परफॉर्मेंस दिख रहा है 2014 से, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कैसे उसे खारिज कर सकते हैं। और दूसरी एक पॉलिटिकल रेफरेंस में इसको देखता हूं, 2 रेफरेंस है। इंडिया गठबंधन की, जब इंडिया गठबंधन नहीं भी बना था मेरे ख्याल से उस समय तक, नीतीश कुमार जी नवीन पटनायक से मिलने गए थे भुवनेश्वर, और वहां उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इस गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाएं, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। एक वो रेफरेंस देखिए। और दूसरा, आज G20 के बाद अपोजिशन की कोई पार्टी नहीं है जिसने G20 को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की हो।
काम की बात नहीं कर रहा मैं कि G20 कैसा हुआ, वो तो सबको पता है कि कितना अच्छा हुआ या जो भी है, लेकिन कोई अपोजिशन पार्टी जो बीजेपी के साथ नहीं है वो प्रधानमंत्री की आलोचना की है कि बहुत गड़बड़ हो गया, और फिर अभी आपने जिन सलाहकारों की चर्चा की उन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया, उस वक्त में वो 8 नंबर दें 10 में से 8 आउट ऑफ 10 वो बोल रहे हैं। तो इसका भी एक पॉलिटिकल रेफरेंस है, पॉलिटिकल मायने हैं। अब यदि इन सबको, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो बिटवीन द लाइंस समझना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स की बात को, और पॉलिटिकल लीडर्स मैं समझता हूं बिना मायने के कोई बात नहीं करते। क्यों कर रहे हैं तारीफ फिर वो? आप अगर आप इसमें कुछ है पढ़ने के लिए तो क्या है? मैंने 2 उदाहरण आपको बता दिए। इसका मतलब यह है कि वो कम से कम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाने वाले हैं, ये पक्का है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जरूरत हो वो उनके साथ खड़े हो सकते हैं। यहाँ कितना नजदीक रहना मैं तय करूंगा, इनसे दूरी मुझे पूरी चाहिए। नहीं सौरभ जी, इसके आगे की बात है। देखिए, ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो तो सबको दिख रहा है। दूसरे लोग तो उसकी तारीफ नहीं करते हैं, वही इंडिया गठजोड़ के साथ वो नहीं जाएंगे। असली बात क्या है, नेता कैसे अपने लोगों के सामने दिखना चाह रहा है। क्या एकदम से आप झूठ बोलते हुए अपने कैडर भर तक रहना चाहते हैं, धीरे धीरे सिमट जाना चाहते हैं? आपके साथ भी जो खड़ा है वो आपके साथ तो खड़ा है, लेकिन आपने ऐसा बोल दिया कि उसको लग रहा है अरे तो झूठ बोल रहा है। मोदी को लेकर विपक्षी नेताओं का व्यवहार उस तरह का है। नवीन पटनायक बिल्कुल लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि विदेश नीति, करप्शन को लेकर देश का जनमानस ये है कि बहुत शानदार काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो बात उन्होंने बोली, तो जो मोदी का भी समर्थक होगा वो नवीन पटनायक के खिलाफ उतना तीखा नहीं होगा। राजनीति में ये बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको जब चुनाव आता है तो जो चुनाव विशेषज्ञ होते हैं वो कहते हैं स्विंग वोट। तो वो स्विंग वोट कैसे तैयार होता है? इसी तरह से आपकी साख बनती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। मुझे लगता है कि ये नंबर तो वो दे रहे हैं मोदी जी को, लेकिन वो नंबर मिल रहे हैं नवीन पटनायक। ठीक, चलिए अब आखिर आज के प्रोग्राम के आखिर में एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। नुपुर शर्मा बीजेपी की नेता दिखाई दी हैं एक प्रोग्राम में। वैक्सीन वॉर एक फिल्म बनाई है विवेक अग्निहोत्री ने, और उस फिल्म के एक शो पर गई थी नुपुर शर्मा भी, और वहां पर वो कुछ वैज्ञानिक भी उनके साथ थे और बाकी फिल्म के कलाकार विवेक अग्निहोत्री भी वहां पर थे। वहां पर वो बोलती हुई दिखाई थी। तो एक लंबे अरसे के बाद किसी पब्लिक प्रोग्राम के अंदर नुपुर शर्मा दिखाई दी है। हम सबको याद है कैसे एक टीवी प्रोग्राम के अंदर पिछले साल एक डिबेट में बात करते हुए उनके मुंह से जो बातें निकली थी, उसके बाद खूब विवाद देश भर के अंदर हुआ था। और कन्हैया लाल उदयपुर जो टेलर, उनकी हत्या हो, जैसे महाराष्ट्र के अमरावती में से एक हत्या हुई हो, ये सारी बातें, उमेश कोले की हत्या हुई हो, वो सब उसके परिणाम स्वरूप हमने सब ने देखा। लेकिन नुपुर शर्मा उसके बाद किसी वैसे कार्यक्रम में तो छोड़िए, टीवी पर जाना छोड़िए, कहीं वो दिखाई ही नहीं दी, कोई तस्वीर उनकी जो है सामने नहीं आ रही थी। तो लंबे अरसे के बाद एक प्रोग्राम में लेकिन वो दिखाई दी हैं। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये कम से कम हम लोगों को थोड़ा सा इसकी चर्चा ज़्यादा करनी चाहिए टीवी पे, मीडिया में, क्योंकि ये हमारे देश में इतनी असहिष्णुता नहीं होती है। ये ठीक है कि उन्होंने जो बोला उसको लेकर एक मजहब, एक पंथ को मानने वालों को बड़ी आस्था को उनके चोट लगी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको माफ़ी भी मांगी थी, उसको उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था। मेरा ये मानना है कि अच्छा है, शुभ संकेत है। वैक्सीन वॉर के बहाने ही से उसका प्रीमियर कल वहाँ दिल्ली में सीपी में हुआ था, एक सिनेमा हॉल में, उसके बहाने ही से, लेकिन अच्छा है कि उनकी सार्वजनिक एक तरह से कहें कि लोग मिलना जुलना शुरू करें, और हम सबको इसे स्वीकार करना चाहिए। और जो मुस्लिम हैं, जो मौलाना हैं, जो उस कहें कि मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनको जो रास्ता दिखाते हैं, उनको भी ये कहना चाहिए कि ये बात अब आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसको कहते हैं ना कि रात गई बात गई, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत कुछ हो चुका है इस बात पर। मैं समझता हूँ कि इंटॉलरेंस जो है ना कुछ ज़्यादा हुई नुपुर शर्मा के मसले पर। उन्होंने जो बोला उसको कोई ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली, पार्टी ने भी उस पर काम किया, और मैं इसे तो एक शुभ लक्षण मानता हूँ। इतना लंबा समय भी उनका एक तरह से वनवास निकला सार्वजनिक जीवन से, ये दुखद था। एक नौजवान नेता की गलती भी कोई बात होती है, और हम रोज ही देख रहे हैं क्या हेट स्पीच चल रही है, क्या क्या हो रहा है। अभी भी बहुत चर्चा आपने कर ली। तो नुपुर शर्मा के लिए मुझे लगता है जितनी जल्दी वो सामान्य जिंदगी में और राजनीति सार्वजनिक जीवन में आ जाए, ये अच्छा होगा। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं उनके लिए। आज समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी आपका, हर्षवर्धन जी आपका। कहानी कुर्सी की में आज बस इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।